नमस्कार। देखिए, इकोनॉमी में बैंकिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत में आप यूपीएससी लेवल से लेके अगर एग्जाम कर लें रेलवे तक की तैयारी करते हैं तो उसमें ये शब्द हमेशा क्वेश्चन के रूप में बन के आती हैं। जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ये सब क्या होते हैं। इस सब को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दो टर्म समझ लेते हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक, क्योंकि यहाँ जो भी बात होगी वह दो बैंक के सेंस में होगी। एक होगा आरबीआई के सेंस में और दूसरा होगा इसी से रिलेटेड कमर्शियल बैंक। तो हम लोग इन दोनों बैंक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हमारे देश में बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हैं। बैंक तो बहुत सारी हैं, बट कमर्शियल बैंक्स किनको कहा जाता है? तो वैसे बैंक जो आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में रजिस्टर्ड है या फिर अपने आप को वहां रजिस्टर्ड कराए हुए हैं, वैसे बैंक को हम लोग कमर्शियल बैंक मानते हैं। मतलब कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इस एक्ट का जो शेड्यूल सेकंड जो शेड्यूल है उसमें जो भी बैंक डिफाइन है, such type of bank that are defined under schedule 2 of RBI Act that will be considered as a commercial bank in India। तो जो भी बैंक आरबीआई एक्ट के तहत सेकंड शेड्यूल के तहत डिफाइंड है वो भारत में कमर्शियल बैंक मानी जाएगी। जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई और बहुत सारे बैंक है, उन बैंकों को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। और ये जो बैंक है, आखिर में बैंक कैसे काम करता है? तो बैंक क्या करता है कि किसी से पैसा लिया और किसी को पैसा दिया, इसी में जो बैंक को बीच में इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे समझिए कि मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप है, ये बीच में बैंक है और यहाँ भी कुछ लोग हैं। ये लोग बैंक में अपनी जमा करेंगे तो हो सकता है कि बैंक इनको रिटर्न में 4% दे, और ये लोग बैंक से ले रहे हैं तो हो सकता है कि बैंक इनको 6% पर दे इंटरेस्ट रेट। अब बैंक इनको तो कितना 4% रिटर्न करेगी और इनसे ले कितना रही 6%, मतलब 2% जो आया वही बैंक की आमदनी हो जाती है और इसी पे बैंक फंक्शन करती है। इसी रेफरेंस को लेते हुए हम लोग कुछ शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा दूं, देन हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसमें दो शब्द आते हैं, उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक शब्द को हम लोग कहते हैं बैंक रेट और दूसरे को कहा जाता है बेस रेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप बेस रेट समझिए। देखिए, होता यह है कि हमारी अगर आरबीआई यहाँ बैठी हुई है और बहुत सारी कमर्शियल बैंकों में सिबिल लिख रहा हूँ, बहुत सारे देश में कमर्शियल बैंक है, तो बैंकों को हो सकता है कि अपने ग्राहक को क्या हो, ब्याज देना, पैसा देना हो, ऋण देना हो, तो बैंक मिनिमम एक रेट को फॉलो करती है जिसके नीचे किसी को भी वह मतलब कर्ज नहीं दे सकती। उस रेट को, जो मिनिमम रेट है जिसके नीचे बैंक किसी दूसरे कस्टमर को लोन नहीं दे सकती है, उस रेट को हम लोग कहते हैं बेस रेट। मैं एक बार और डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे रेट फिक्स्ड हैं आरबीआई के द्वारा जिसके नीचे जो बैंक है किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे ही नहीं सकती है। तो जो मिनिमम रेट होता है, यह क्या, एक प्रकार का मिनिमम रेट है जिसको बैंक को फॉलो करना ही होता है, वही रेट जो है वह बेस रेट कहलाता है। ठीक है, अब बैंक रेट समझिए। बैंक रेट क्या होता है? तो बैंक रेट को हम लोग समझते हैं जैसे कि ये हुई हमारी आरबीआई और बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं यहाँ पे सीबी। जब ये बहुत सारे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन को लेती हैं, क्या लेती हैं, लोन को लेती है, और किस टर्म में, तो ये लोन जो होता है ये लॉन्ग टर्म होता है। तो जब ये कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लेंगी लंबे समय के लिए लोन, उसको हम लोग कहेंगे क्या है, तो ये बैंक रेट है। मतलब यह समझिए सिंपल में कि जब भी कोई कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है तो आरबीआई जिस रेट पे देती है उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट। और यहीं से निकल के शब्द आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है समझिए, ये भी एक प्रकार का रेट है जो आरबीआई बैंकों को देती है, कमर्शियल बैंकों को, बट ये शॉर्ट टर्म होता है। दोनों में केवल डिफरेंस इतना है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए क्या देगी,
पैसा देगी तो वह बैंक रेट कहलाएगा, और जब शॉर्ट टर्म के लिए देगी तो वह रेपो रेट कहलाएगा। और रेपो रेट से एक कंसेप्ट निकल के आता है रिवर्स रेपो रेट का। एक कंसेप्ट निकल के आता है रिवर्स रेपो रेट का। तो जब मान लीजिए कि ये कोई कमर्शियल बैंक्स हैं बहुत सारी, ये आरबीआई को पैसा देती है, ये जब आरबीआई को जिस रेट पर देंगी वही रेट आपका क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में क्या था, तो रेपो रेट में आरबीआई जो है वह कमर्शियल बैंकों को लोन देती थी, तो वह रेपो रेट था। और जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा बैक लेती है, वापस लेती है, लोन लेती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आता है सीआरआर का। सीआरआर, इसका पूरा नाम हुआ कैश रिजर्व रेशियो। यह समझिए क्या होता है। बहुत सारे कमर्शियल बैंक है देश में, इनके पास बहुत सारा कैश है, क्योंकि हम लोग जो पैसा बैंक में जमा कर देते तो बैंक के पास तो कैश के रूप में होता है। तो आरबीआई कहता है सीआरआर के तहत कि बैंकों को उनके पास जो जमा है, मतलब जो डिपॉजिट पैसा उनके पास है, उसका कुछ परसेंटेज, सम परसेंटेज जो है इनको रिजर्व रखना होता है अपने पास, रिजर्व कैश के रूप में रखना होता है अपने पास। तो जो परसेंटेज होता है उसी को हम लोग सीआरआर कहते हैं। मतलब साधारण समझिए कि अगर कोई बैंक है उसके पास टोटल 100 रुपया का जमा है कैश के रूप में, तो आरबीआई सीआरआर के तहत यह कहती है कि उस 100 रुपया का कुछ परसेंट, या मेनली 15 के आसपास, 18-15 के आसपास घूमते रहता है, तो उसके पास अपने कैश रखना होगा। अगर बैंक के पास 100 रुपया टोटल है तो आरबीआई कहता है कि सीआरआर के तहत क्या करना होगा, बैंक को अपने पास हो सकता है कि 15% या फिर 18% कैश के रूप में रखना होगा। तो आरबीआई ऐसा क्यों कहती है, तो देखिए बहुत सारी बैंक ऐसी हैं जो लालच के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, उनके पास जो भी पैसा है सबको दे देती हैं, क्या, लोन पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसा है कि बहुत सारे लोग बैंक के पास अपने पैसा वापस लेने के लिए आ जाए और उस वक्त बैंक तो खाली है, क्योंकि बैंक ने जिसको दिया है पैसा, कि हो सकता है कि वो उनसे टाइम पे वसूल ना कर पाए, और जो लोग अपना जमा किए हैं और वो बैंक के पास आ जाते हैं, तो बैंक कहाँ से देगा पैसा। तो इससे बैंक रन का कंसेप्ट एक आ जाता है, जो 1929 में और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसमें बैंक रन का एक कंसेप्ट काम करता है। तो वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए आरबीआई देश में सीआरआर का कंसेप्ट ला के रखी हुई है। इसी से रिलेटेड एक है एसएलआर, समझिए। और इस बैंक में, इस जो सीआरआर है, इसमें जो बैंक है अपने पास पैसा रिजर्व रखती है, तो आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती है। अगर स्टेटमेंट बनता है कि क्या सीआरआर पे बैंकों को ब्याज मिलता है, तो आंसर विल बी नो। गुड। अब एसएलआर को देखते हैं। जो हमारा एसएलआर है उसको हम लोग देखते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब देखिए एसएलआर सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी को इकोनॉमी के टर्म में मनी से कंसीडर किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हो, समझिए। एसएलआर कहता है कि बैंकों के पास जो भी पैसा है, मतलब जो भी कैश के रूप में कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, या इस पैसा का कुछ अंश या कुछ परसेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहिए या फिर इसी को सोवरेन सिक्योरिटीज कहा जाता है, या इसी को बॉन्ड कह सकते हैं। अब समझिए होता क्या है कि भारत सरकार समय समय पर कर्ज लेना चाहती है और कर्ज लेती भी है। 1,55,000 करोड़ का कर्ज भारत सरकार पे अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है जिसमें। तो ऐसा इसमें कहा जाता है एसएलआर में कि जो बैंकें हैं जब सरकार लोन लेती है तो उनमें उनको नेसेसरी रूप से कुछ ना कुछ पार्ट को निवेश करना होता है। मतलब कि जो गवर्नमेंट है कुछ बॉन्ड मार्केट में जारी करती है कि आप ये बॉन्ड खरीदिए, मान लीजिए 100 रुपया का बॉन्ड देती है सरकार, कहती है कि आप मुझसे खरीद लीजिए, 5 साल अपने पास रखिए और 5 साल बाद मैं आपसे बॉन्ड वापस ले लूँगा और 100 का आपको 110 दे दूंगा, 120 दे दूंगा, ऐसा होता है।
तो आरबीआई कहता है एसएलआर के तहत कि बैंकों को निश्चित तौर पे मतलब बाउंड होके नेसेसरी रूप से उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और यही जो प्रोसेस है इन्वेस्ट करने का ये एसएलआर कहलाता है। और आप याद रखिएगा कि एसएलआर पर जब भी बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर सोवरेन सिक्योरिटीज या बॉन्ड में निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, उस केस में आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देती है। देखिए एसएलआर और सीआरआर में दो मेन डिफरेंस आप याद रखिएगा। एसएलआर में बैंकों को कैश के रूप में अपने पास रखना होता है और उस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है, जबकि एसएलआर में क्या होता है कि बैंकों को कमर्शियल बैंक को जो अपना पैसा है ये सिक्योरिटीज में मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर सोवरेन बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और सोवरेन बॉन्ड दोनों एक ही है, अलग अलग नाम इंटरचेंज करके यूज किया जाता है, उसमें निवेश करना होता है और इस निवेश पे आरबीआई उनको पैसा देती है। आप इसको याद रखिएगा, ये हमारा एसएलआर। इसके बाद एक शब्द और आता है एक जो शब्द है उसको हम लोग एमएसएफ कहते हैं। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए कभी हो सकता है कि अचानक सडनली जो कमर्शियल बैंक है उनको ज़्यादा पैसे की नीड हो जाए, और जब ज़्यादा पैसे की नीड हो तो एकदम कम शॉर्ट के लिए मतलब एक रात दो रात के लिए वो आरबीआई के पास जाती हैं और आरबीआई इनको पुनः लोन देता है। तो ये जो लोन देता है मतलब जब एकदम कम समय की एक दिन दो दिन तीन दिन के लिए लोन लिया जाता है तो उसको हम लोग एमएसएफ रेट कहते हैं, कि मतलब बैंकों के पास एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है कि जब उनको अचानक पैसे की नीड पड़ जाए तो एमएसएफ के तहत आरबीआई से लोन ले सकती है। और यहाँ एक सवाल बनता है उसको याद रखिएगा, द रेट ऑफ एमएसएफ विल बी ऑल्सो हाई कंपेयर टू बैंक रेट एंड रेपो रेट। मतलब जो बैंक रेट और रेपो रेट पे आरबीआई अन्य बैंकों को लोन देती है उसका रेट हमेशा जो एमएसएफ है इससे कम होगा, या मैं यूं कहूं कि एमएसएफ का बैंक रेट और रेपो रेट से हमेशा हाई होता है, मतलब बैंकों को इसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये कुछ शब्द है जिनको आप याद रखिए। देखिए एक कंसेप्ट होता है बैंक रन का, एक मिनट में उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस बार जो नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी में मिला है उन्होंने इसीलिए दिया गया है कि उन्होंने बैंक रन कंसेप्ट को डिफाइन किया है। बैंक रेंट कंसेप्ट क्या होता है, तो देखिए 1929-30 और 2008 के बीच में ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था। ये फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इसका मेन कारण क्या था, तो अभी जिनको मिला है इकोनॉमी में नोबेल पुरस्कार, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उनका कहना ये है कि ये जो क्राइसिस उत्पन्न हुई थी इसके पीछे बैंक रन का कंसेप्ट काम कर रहा था। तो बैंक रन यह कहता है कि मान लीजिए कि जब कभी मार्केट में एक अफवाह फैल जाए कि ये दो तीन बैंक एक साथ बैठने वाली है तो बहुत सारे लोग अचानक बैंक में पहुंच जाएंगे और अपने पैसा को लेने की निकालने की कोशिश करने करें। अब इससे क्या होगा कि एक्चुअल मार्केट में क्राइसिस उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन एक अफवाह की वजह से बहुत सारे लोग बैंकों में जाने लगे अपने पैसा लेने, और बैंक तो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रखी है। तब बैंक अचानक पैसा वसूलना शुरू करते हैं, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होता है और एक क्राइसिस एक साइकिल से उत्पन्न होने लगते हैं, विशियस साइकिल। उसके कारण मतलब कि बैंक रन होने लगता है, बैंक के पास पैसा खत्म होने लगते हैं, और इसी कारण इसका जो मेन फैक्टर था 1929 और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस में, उसमें बैंक रन का ही कंसेप्ट था। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू।